सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर से हम शिक्षण विधियों को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षण विधियां बहुत सारी है और सभी शिक्षण विधियों पर हमारी पकड़ होना जरूरी है। तो देखते हैं कि आज कौन सी शिक्षण विधियां हम पढ़ेंगे और उन शिक्षण विधियों से अब तक पूर्व परीक्षाओं में हमें कैसे प्रश्न मिले हैं, उन पर हम एक नजर डालते हैं। देखिए, तो शुरू करते हैं आज की शिक्षण विधियों को हम पिछली परीक्षाओं के प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? आरटेट 2012 में ये प्रश्न हमें मिला। व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वन्यात्मक विधि इसे कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, सैनिक विधि कहते हैं या भंडारकर विधि कहते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। हमने देखा है कि सभी शिक्षण विधियों के अनेक नाम हमें मिलते हैं, तो उन नामों को भी हमें याद करना है ताकि परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आए हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, यानी कि दो भाषाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का जो है वो प्रयोग किया जाता है? सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। तो इन विधियों का अध्ययन आज हम अपनी कक्षा में करेंगे। देखिए, फिर हमें एक ऐसा प्रश्न मिला है अपनी पूर्व परीक्षा में, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। ये भी हमें आरटेट 2012 में मिला हुआ प्रश्न है। देखिए, अब क्या नहीं होता है? मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर या फिर वीडियो रिकॉर्डर। तो भाषा प्रयोगशाला में कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्रयोग में नहीं लिया जाता है? अगर हमें उनके संसाधनों की जानकारी होगी तो फिर हम अपना प्रश्न जो है वो सही कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा प्रश्न हमें मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। यह हमें मिला है आरटेट 2012 में। तो देखिए, भाषा प्रयोगशाला भी भाषा के शिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण में एक प्रमुख विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब देखिए, भाषा प्रयोगशाला है तो वहां बहुत सारे संसाधन काम में लिए जाते हैं। आपके सामने 4 संसाधन आए हैं। इन 4 संसाधन में से एक ऐसा कौन सा संसाधन है जो भाषा प्रयोगशाला विधि में काम में नहीं लिया जाता है? तो 4 ऑप्शन के साथ हम अपने सही उत्तर को खोजेंगे अपनी कक्षा के एंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न है हमारा निगमन विधि। यह हमें मिला है रीट 2015 में। तो निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर हम निगमन विधि की सभी विशेषताओं को जानते हैं, हमने इसका अध्ययन अच्छी तरह से किया है, तो फिर 4 ऑप्शन में से हम अपने सही ऑप्शन को भी ढूंढ पाएंगे और इसके उत्तर को हम देखेंगे अपनी कक्षा के एंड में। देखिए, फिर हमें कौन से प्रश्न आज की इस कक्षा में पिछली परीक्षाओं से मिले हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है आगमन विधि के रूपों की संख्या है। यह भी हमें मिला है रीट लेवल 2 2015 में। तो देखिए, 5, 2, 7 और 3। तो शिक्षण विधियों का अध्ययन करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि उसकी विशेषताओं के साथ साथ, उसके रूपों के साथ साथ, उसके नाम के साथ साथ हमें कितना कड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि किसी भी विधि के प्रश्न को हम एग्जाम में गलत नहीं करें। अगला प्रश्न हमारा देखिए, वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। अब देखिए, वाक्य विशेषण यानी कि वाक्य की विशेषता आप बता रहे हैं, तो उसके लिए आप इन विधियों में से कौन सी विधि को जो है वो प्रयोग में लेंगे? तो फिर 3 विधि हैं आपके सामने, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर गीत अभिनय विधि, या फिर हम कहें कि उपर्युक्त सभी। इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा, इसको हम देखेंगे अपनी एंड में। अब देखिए, फिर हम आगे चलते हैं, कौन सा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए, 2nd ग्रेड 2019 में हमें शिक्षण विधियों से कौन सा प्रश्न मिला है? समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, यानी कि आज की कक्षा में हम समवाय विधि को भी पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फिर मैं आपसे कह रही हूं कि अगर हमें किसी विधि की विशेषताओं को हमने अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया है, तो फिर 4 कितनी विशेषताएं हमें दी गई हो, उन विशेषताओं में से हम पढ़कर अपनी इस विधि के उत्तर को सही कर पाएंगे। तो देखिए, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण शिक्षण करना, या फिर हम कहें कि उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, या फिर व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। अगर समवाय विधि को हमने पढ़ा है और हम इसके बारे में जानते हैं, तो फिर हम परीक्षा में अपने इस उत्तर को गलत नहीं करेंगे। ये थे हमारे अब तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो चलिए आज की कक्षा में हम अपनी शिक्षण विधियों को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली विधि हमारे सामने आने वाली है, वो है व्यतिरेकी विधि। अब चूंकि नाम से ही लग रहा
हमें किसी भी शिक्षण विधि की अगर हम नाम से ही उस विशेषताओं को याद कर ले तो फिर हमें अपने प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्यतिरेकी विधि जो है, अगर व्यतिरेकी शब्द का अर्थ हमें समझ में आ जाए तो फिर हम उस विधि के गुण, उस विधि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो व्यतिरेकी का अर्थ होता है तुलना करना। अब तुलना किसकी करना? हम चूंकि हिंदी भाषा शिक्षण के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम दो भाषाओं की तुलना करेंगे। कौन सी है वो दो भाषाएं? इस विधि के माध्यम से और क्या हम कैसे अपने प्रश्नों को हल करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे एक विद्यार्थी एक भाषा को सीखकर दूसरे से उसकी तुलना करेगा, उसकी हम विधिवत जो है आज शुरू करते हैं। इस विधि को देखिए। सबसे पहले व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ तुलना मैं आपको बता ही चुकी हूं। अगली बार देखते हैं। इस विधि द्वारा दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अतः इसे तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। तो व्यतिरेकी विधि का दूसरा नाम हो गया है तुलनात्मक विधि। और हमने अब तक की कक्षाओं में देखा है कि सभी विधियों के हमें दूसरे तीसरे नाम मिले ही हैं। तो हम अपनी शिक्षण विधियों के सभी नामों से हमारा परिचय होना बहुत ही जरूरी है। अगली देखते हैं हम। देखिए इसकी विशेषता, इसमें दो भाषाओं की तुलना की जाती है। चूंकि बात हो चुकी है व्यतिरेकी का अर्थ ही है तुलना करना, और तुलना होगी दो भाषाओं की। फिर देखिए जो विभिन्नता मिलती है विद्यार्थी को याद कराया जाता है, यानी कि मातृभाषा, द्वितीय भाषा दोनों की ही तुलना की जा रही है। और दोनों भाषाओं में अगर कोई तुलनात्मक अंतर मिला है तो उस अंतर को क्या किया जाता है? विद्यार्थी को याद कराया जाता है, ताकि इस विधि के माध्यम से दोनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन विद्यार्थी को कंठस्थ हो जाए और उसे कोई समस्या वहां पर उत्पन्न ना हो। फिर देखिए आगे, इस विधि का सिद्धांत क्या है, कैसे विधि काम करती है, तो उसको जानते हैं। देखिए इस विधि का सिद्धांत यह है कि द्वितीय भाषा की जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन आदि जो स्पष्ट हो चुके हैं, उन्हीं तथ्यों पर आधारित संवाद और बातचीत का अभ्यास छात्रों को करवाया जाता है। यानी कि पहले कक्षा में हमने विद्यार्थी को द्वितीय भाषा का पूरा ज्ञान दे दिया है। द्वितीय भाषा के व्याकरण के आधार पर उसे रूप, संरचना, वाक्य गठन करना सब कुछ हमने सिखा दिया है। अब हम विद्यार्थी को इसके माध्यम से जो प्रथम भाषा है उसका ज्ञान करवाएंगे, और उसके आधार पर अगर कोई अंतर निकलता है तो विद्यार्थी जो है वो आसानी से क्या कर सकता है? प्रथम भाषा को सीखने में अपने जो है वो दक्षता को दिखा सकता है। तो ये है व्यतिरेकी विधि, जिसमें द्वितीय भाषा का अध्ययन पहले करवाया जाता है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यतिरेकी विधि में सबसे पहले जो है कौन सी भाषा सिखाई जाती है? तो यहाँ पर हम सभी अगर ये जान लें कि द्वितीय भाषा का ज्ञान यहाँ पहले कराया जाता है, तो फिर हमें वहां उत्तर को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। द्वितीय भाषा का हमने गठन कर लिया, हमने द्वितीय भाषा का व्याकरण सीख लिया। उसके बाद जब हम प्रथम भाषा की ओर बढ़ते हैं तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं? छात्रों को अभ्यास के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से प्रथम भाषा के व्याकरण का ज्ञान आसानी से करवा सकते हैं। आगे चलिए देखिए और क्या बता रही है व्यतिरेकी विधि हमें। व्याकरण के नियमों को याद करने की अपेक्षा भाषाई कौशलों के अर्जन और अभ्यास पर बल देते हैं। तो फिर इस विधि में हमने व्याकरण के कोई सैद्धांतिक नियम नहीं बताए हैं, हमने केवल विद्यार्थी को द्वितीय भाषा के माध्यम से, जो उसकी प्रथम भाषा है, उसमें हमने क्या किया है? उनके भाषाई कौशलों के अर्जन और अभ्यास पर बल दिया है। कोई नियम नहीं बताए, लेकिन हमारे जो 4 कौशल हैं, उन 4 कौशलों में हमने उस विद्यार्थी को दक्ष कर दिया है, और विद्यार्थी प्रथम भाषा को बोलने में क्या करने लगा है? अभ्यास पर बल देने लगा है और उसमें दक्षता को हासिल करने लगा है। देखिए और क्या बताती है विधि हमें। यह विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए उपयुक्त है। तो द्वितीय भाषा का जो ज्ञान है इस विधि के माध्यम से जो है हमें अच्छी प्रकार से प्राप्त हो सकता है। फिर आगे देखिए, यह एक प्रकार की खेल विधि है कि खेल खेल के माध्यम से आपने क्या किया है? इसमें अन्य भाषाओं का जो ज्ञान है विद्यार्थियों को दे दिया है, जिसमें खेल खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और जब खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाएगा तो ये जो विधि है वो अत्यंत रोचक तरीके से विद्यार्थियों को अन्य भाषा सीखने में क्या करती है? प्रेरित करती है। विद्यार्थी जो है वो अभ्यास, अपने कौशलों को अर्जित करता है और उस विधि में दक्षता को हासिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बताती है व्यतिरेकी विधि हमें। तो व्यतिरेकी विधि में क्या हुआ? इस विधि में मातृभाषा व सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों भाषाओं का क्या किया गया है? वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। बात हमने की कि पहले द्वितीय भाषा का शिक्षण करवाया, द्वितीय भाषा का शिक्षण करने के साथ ही विद्यार्थी मातृभाषा के शिक्षण में अभ्यास के द्वारा क्या हो गया? दक्ष हो गया है। फिर वो विद्यार्थी अपने आप ही कौन सी भाषा को? द्वितीय भाषा को और
मातृभाषा को मिलाकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो उनके सामने प्रस्तुत करेगा और वो जान जाएगा कि दोनों भाषाओं में क्या अंतर है, क्या तुलनात्मक अंतर सामने आ रहा है, वो इसमें कौशल को प्राप्त करेगा। देखिए आगे और क्या है, यह विधि सभी स्तरों पर उपयोगी है। प्राथमिक हो चाहे हमारा माध्यमिक हो चाहे हमारा उच्च प्राथमिक स्तर हो, सभी स्तरों पर यह विधि जो है वो क्या करती है, उपयोगी है। क्योंकि विद्यार्थी को क्या बनाती है, ये तर्कशील बनाती है। हम सभी जानते हैं कि जब तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है तो विद्यार्थी का चिंतन बढ़ता है और चिंतन बढ़ने से उसकी जो तार्किकता है वह भी बढ़ती है और विद्यार्थी तर्कशील बनते हैं। उस भाषा को सीखने में उसे आसानी हो जाती है। आगे देखिए, भाषा शिक्षण के अलावा अन्य विषय जो है वो नहीं पढ़ाए जा सकते। तो जो व्यतिरेकी विधि है ये केवल व्याकरण जो है यह भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है, इसीलिए हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो व्यतिरेकी विधि तुलनात्मक विधि के नाम से हमारे सामने आई है। द्वितीय भाषा का अध्ययन पहले हमने करवाया, द्वितीय भाषा के व्याकरण के बाद मातृभाषा के व्याकरण को वह समझने लगता है, उसकी तुलना करने लगता है और वैज्ञानिक अध्ययन को प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी इससे तार्किक बनता है। यह हमारी व्यतिरेकी विधि। तो और यदि आप इस क्वालिटी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो अभी आइए हमारे YouTube चैनल पर, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन के लिए काम आएंगे। न केवल काम आएंगे बल्कि आप उनसे ये तय कर पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बिल्ड होता है।